नमस्कार दोस्तों, इनसाइडर बुक स्टोरी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया बदल दे। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि क्यों हम कभी कभी बिल्कुल साधारण सी लगने वाली गलतियां कर बैठते हैं? जैसे किसी बेहद परिचित व्यक्ति का नाम अचानक जुबान पर ना आना, किसी से कुछ और कहने के इरादे से निकल जाना कुछ और ही, या फिर कोई अत्यावश्यक वस्तु जैसे चाबियां या चश्मा ऐसी जगह रख देना जहां से उसे ढूंढना लगभग असंभव सा हो जाए। क्या ये महज संयोग होते हैं, हमारी व्यस्तता का परिणाम, या फिर इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा होता है? महान मनोवैज्ञानिक विचारक सिगमंड फ्रायड अपनी कालजयी कृति साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में इन्हीं साधारण सी दिखने वाली रोजमर्रा की घटनाओं के भीतर छिपे जटिल और गहरे मनोवैज्ञानिक ताने बाने को उजागर करते हैं। फ्रायड का क्रांतिकारी दृष्टिकोण यह था कि हमारे जीवन में होने वाली ये तथाकथित मामूली गलतियां, भूलें या अटपटे व्यवहार वास्तव में कोई साधारण या आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी दुनिया में खुलने वाली खिड़कियों की तरह हैं। ये वो झरोखे हैं जो हमें अपने ही भीतर दबे हुए अनकहे विचारों, जटिल भावनाओं, अनसुलझे संघर्षों और अधूरी इच्छाओं को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। यह पुस्तक महज एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है, यह आत्म अन्वेषण का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी हुई इच्छाएं, अनजाने डर, कुंठाएं और दमित भावनाएं हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, हमारे निर्णयों, हमारी आदतों और यहां तक कि हमारे सपनों को भी निरंतर और अनजाने में प्रभावित करती रहती हैं। जब हम अपने मन की इन अनदेखी गहराइयों को समझने का प्रयास शुरू करते हैं, तो हम अपने बारे में, अपनी प्रेरणाओं और अपनी बाधाओं के बारे में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कुछ जान सकते हैं। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, यह स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और जीवन को एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से देखने की कुंजी है। यह हमें स्वीकार करना सिखाती है कि हमारी गलतियां और कमजोरियां हमारी परिभाषा नहीं हैं, बल्कि वे आत्मसुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेत और अवसर हैं। जब हम अपनी इन भूलों को पहचानते हैं और उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें उन पर काम करने, उन्हें संबोधित करने और अंततः उनसे ऊपर उठने का मार्ग मिलता है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने अवचेतन मन की उन अबूझ गहराइयों में झांक सकें, उन अनदेखे धागों को समझ सकें जो आपके निर्णयों, आपकी आदतों, आपकी भावनाओं और आपके रिश्तों को गुप्त रूप से नियंत्रित करते हैं। अगर आप उन मूल कारणों तक पहुंच सकें जो आपको कुछ विशेष तरीकों से व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं, तो आप कितना अधिक सशक्त, आत्मजागरूक और नियंत्रण में महसूस करेंगे। फ्रायड की यह कृति हमें ठीक यही करने का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के बोझिल अनुभवों, समाज द्वारा थोपी गई वर्जनाओं और अपनी ही दमित भावनाओं के जाल से स्वयं को धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पुस्तक के विचारों का गहराई से अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी जुबान का फिसलना, आपके द्वारा देखे गए अजीबोगरीब सपने और आपके व्यवहार के कई ऐसे पहलू जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आए थे, वास्तव में महत्वपूर्ण संकेत हैं। ये संकेत आपके जीवन को अधिक संतुलित, सार्थक और बेहतर बनाने में आपकी अमूल्य सहायता कर सकते हैं। यह किताब हमें स्वयं को गहराई से जानने, अपनी कथित कमजोरियों को सहानुभूति के साथ स्वीकार करने और अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं के विशाल संसार को समझने और खोलने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असुरक्षा, तनाव, चिंता या अज्ञात भय का सामना करते हैं। यह मानव होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन फ्रायड की यह पुस्तक और इसके सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ये भावनाएं अक्सर कहां से उत्पन्न होती हैं, उनके मूल स्रोत क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे संभाला जा सकता है। यह न केवल मनोवैज्ञानिक समझ का एक अनमोल खजाना है, बल्कि यह हमें व्यावहारिक उपकरण भी प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने लगते हैं, तो हम उन आंतरिक संघर्षों को सुलझाना शुरू कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से वंचित रखते हैं।
इस पुस्तक का उद्देश्य केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करना है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसे पढ़ते और समझते समय आप यह महसूस करेंगे कि आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे सीखने, विकसित होने और एक बेहतर संस्करण बनने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं। यह किताब आपके भीतर छिपी शक्ति, आत्म जागरूकता और आत्म सुधार की एक सतत प्रक्रिया को शुरू करने का एक प्रभावी साधन है। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही मन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली परत, अपने अवचेतन मन की एक रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप अपने अंदर छिपी उन शक्तियों, प्रतिभाओं और संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं जिनसे आप शायद अब तक अनजान थे? इस पुस्तक में प्रस्तुत विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन को न केवल बेहतर और सरल बना सकते हैं, बल्कि उसे अधिक प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण भी बना सकते हैं। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि यह आत्मविकास, भावनात्मक परिपक्वता और स्थायी मानसिक शांति का द्वार भी खोलेगी। आइए सिगमंड फ्रायड के मार्गदर्शन में अपने भीतर की इस अद्भुत और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1, अवचेतन मन, अनदेखा नियंत्रक। द अनकॉन्शियस माइंड, द अनसीन कंट्रोलर। क्या आपने कभी गहराई से यह महसूस किया है कि आपके कुछ विचार, कुछ तीव्र भावनाएं या कुछ ऐसी प्रबल इच्छाएं हैं जो आपके मन के किसी अंधेरे कोने में छिपी रहती हैं? ऐसी चीजें जिन्हें आप या तो जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं या जिन्हें आप सक्रिय रूप से भूलने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे असहज, अस्वीकार्य या सामाजिक रूप से वर्जित लगती हैं। सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक को उजागर किया। हमारे मन का एक विशाल और अत्यंत प्रभावशाली हिस्सा ऐसा है जो हमारी सचेत जागरूकता और समझ से लगभग पूरी तरह परे होता है। इसे उन्होंने अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का नाम दिया। यह हमारे मानसिक परिदृश्य का वह विशाल अदृश्य महाद्वीप है जहां हमारी गहरी प्रवृत्तियां, दमित यादें और शक्तिशाली इच्छाएं निवास करती हैं। फ्रायड के अनुसार हमारा अवचेतन मन उन असंख्य विचारों, जटिल भावनाओं, दमित इच्छाओं और भूली हुई यादों का एक विशाल भंडार है जिन्हें हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हमारी तर्क संगत जागरूक सोच या तो स्वीकार नहीं कर पाता या सहन नहीं कर सकता। ये वे तत्व हैं जो हमारे चेतन स्व, कॉन्शियस सेल्फ के लिए बहुत अधिक दर्दनाक, शर्मनाक या सामाजिक रूप से अनुपयुक्त हो सकते हैं। ये दबी हुई भावनाएं और अतृप्त इच्छाएं हालांकि हमारी सीधी पहुंच से बाहर होती हैं, फिर भी हमारी आदतों, हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों, हमारी पसंद नापसंद और समग्र रूप से हमारे व्यक्तित्व को अत्यंत गहराई से और निरंतर रूप से प्रभावित करती है। यह एक अदृश्य निर्देशक की तरह है जो पर्दे के पीछे से हमारे जीवन के नाटक को संचालित करता है। फ्रायड आगे बताते हैं कि अवचेतन मन में छिपी यह सामग्री अक्सर हमारे बचपन के शुरुआती प्रभावशाली अनुभवों, समाज द्वारा स्थापित कठोर नियमों और नैतिकताओं और उन तीव्र भावनाओं और इच्छाओं का परिणाम होती है जिन्हें हम जानबूझकर या अनजाने में दबा देते हैं क्योंकि वे हमारी चेतना के लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। इस प्रक्रिया को फ्रायड ने दमन, रिप्रेशन का नाम दिया। दमन एक प्रकार का अनैच्छिक मानसिक सुरक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। यह एक अदृश्य द्वारपाल की तरह काम करता है जो हमें उन विचारों, यादों और भावनाओं से बचाने की कोशिश करता है जो हमारे लिए अत्यधिक असुविधाजनक, चिंताजनक या दर्दनाक हो सकती हैं। यह हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने का एक प्रयास है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दमित भावनाएं, विचार और इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वे केवल सतह के नीचे धकेल दी जाती हैं जहां वे सक्रिय रहती हैं और ऊर्जा से भरी होती हैं। वे समय समय पर अलग अलग, अप्रत्यक्ष और अक्सर भेस बदलकर हमारे जीवन में बार बार सामने आने का रास्ता खोज लेती हैं। वे हमारे सपनों में प्रतीकात्मक रूप में प्रकट हो सकती हैं, हमारी रोजमर्रा की अनजाने में की गई गलतियों जैसे जुबान फिसलना या कुछ भूल जाना में झलक सकती है, या हमारे व्यवहार के उन अप्रत्याशित, तर्कहीन पहलुओं में उजागर हो सकती हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझ पाते। अब जरा सोचिए, अगर आप इन छिपी हुई दमित भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को पहचानना और स्वीकार करना शुरू कर दें तो क्या होगा? इसका परिणाम परिवर्तनकारी हो सकता है। आप अपने गहरे डरों, अपनी पुरानी असुरक्षाओं
और उन अदृश्य मानसिक अवरोधों को समझने और उनसे धीरे धीरे बाहर निकलने की अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे अवरोध जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से, सार्थक रिश्ते बनाने से या जीवन में वास्तविक खुशी और संतुष्टि पाने से रोकते आए हैं। खुद को गहराई से और ईमानदारी से बेहतर समझने का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने अवचेतन मन की इन रहस्यमयी गहराइयों में साहसपूर्वक झांकना। यह यात्रा निस्संदेह आसान नहीं है। अपने भीतर के अंधेरे कोनों का सामना करना, अपनी दमित इच्छाओं और अस्वीकृत भावनाओं को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह शायद सबसे सशक्त और मुक्तिदायक यात्रा भी हो सकती है जो आप कभी कर सकते हैं। हमारे अवचेतन में केवल दमित सामग्री ही नहीं, बल्कि अपार रचनात्मक ऊर्जा, सहज ज्ञान और अप्रयुक्त संभावनाएं भी छिपी होती हैं। फ्रायड का दृढ़ विश्वास था कि जब हम अपने अवचेतन की इस अनदेखी शक्ति को पहचान लेते हैं और उसके साथ काम करना सीखते हैं, तो हम न केवल अपनी कमजोरियों और सीमाओं से पार पा सकते हैं, बल्कि अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं, अपनी वास्तविक क्षमताओं और अपनी प्रामाणिक इच्छाओं को भी उजागर कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा आंतरिक संसार छिपा है जो उसे असीम आत्मविश्वास, अटूट रचनात्मकता और अप्रत्याशित साहस से भर सकता है। यह वह स्रोत है जहां से हमारी गहरी प्रेरणाएं और अंतर्ज्ञान उत्पन्न होते हैं। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन की इस गहन यात्रा पर चलने से आप अपने पुराने जकड़ लेने वाले डरों और भावनात्मक दर्द के बोझ से स्थायी आजादी पा सकते हैं। यह वह महत्वपूर्ण क्षण होता है जब आप अपनी जिंदगी की कहानी के निष्क्रिय दर्शक होने के बजाय उसके सक्रिय लेखक और निर्देशक बनने की शक्ति अपने हाथों में ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको अपनी सभी भावनाओं और विचारों को, चाहे वे कितने भी नकारात्मक या अस्वीकार्य क्यों न लगें, बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना सीखना होगा। यह समझना कि ये भावनाएं आपके अंदर क्यों मौजूद हैं, वे कहां से आई हैं और वे आपको वर्तमान में कैसे प्रभावित कर रही हैं, आपके जीवन में एक गहरा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस आत्म अन्वेषण की यात्रा में डर लगना, झक महसूस होना या प्रतिरोध का अनुभव करना पूरी तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि अपने मन की गहराइयों में उतरना और अपने उन छिपे हुए पहलुओं का सामना करना जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन याद रखें, यही डर, यही प्रतिरोध अक्सर आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। यह आपको उन क्षेत्रों की ओर इशारा करता है जहां सबसे अधिक विकास और उपचार की आवश्यकता है। खुद को समझने की इस साहसिक प्रक्रिया में आप न केवल अपने गहरे डरों का सामना करेंगे, बल्कि अपने जीवन में उन अनछुई संभावनाओं को भी खोज पाएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए इस अनोखी आंतरिक यात्रा पर एक साथ चलें और अपने अवचेतन मन की अबूझ गहराइयों को समझने का धैर्यपूर्ण और ईमानदार प्रयास करें। यह प्रयास आपको सच्ची आत्म जागरूकता, गहरी मानसिक शांति और अपनी जिंदगी को नई अर्थपूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाने की अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करेगा। आपके भीतर वह सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो आपको एक पूर्ण, संतुष्ट और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए चाहिए। बस उसे खोजने, पहचानने और गले लगाने की जरूरत है। जब आप अपने अवचेतन मन की इस छिपी हुई ताकत को समझ लेंगे और उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, तब आप वह सशक्त, संतुलित और आत्मविश्वासी इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अध्याय 2, पैराप्रैक्सिस, जब जुबान और कर्म सच बोलते हैं। पैराप्रैक्सिस, व्हेन स्लिप्स रिवील ट्रूथ्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपके मुंह से कुछ बिल्कुल अलग ही निकल गया और फिर आप हैरान होकर खुद से पूछते रहे, मैंने ऐसा क्यों कह दिया? या फिर आपने कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज, शायद कोई जरूरी दस्तावेज या अपनी प्रिय घड्डी कहीं ऐसी जगह रख दी कि बाद में उसे ढूंढने में घंटों लग गए, जबकि आप अच्छी तरह जानते थे कि वह आपके लिए कितनी कीमती और जरूरी है। ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा की गलतियां जिन्हें हम अक्सर थकान, लापरवाही या महज एक अजीब इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में हमारे मन के गहरे अनकहे राज खोल सकती हैं। सिगमंड फ्रायड ने इन रोजमर्रा की बज़ाहिर अर्थहीन लगने वाली गलतियों को एक विशेष नाम दिया, पैराप्रैक्सिस, पैराप्रैक्सिस। इन्हें आमतौर पर फ्रायडियन स्लिप्स के रूप में जाना जाता है। फ्रायड के ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत के अनुसार ये महज यादृच्छिक चूकें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन में दबी हुई, छिपी हुई इच्छाओं, अनकही भावनाओं, आंतरिक संघर्षों और गुप्त विचारों का अनजाने में हुआ प्रकटीकरण है।
ये वो क्षण हैं जब हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन के नियंत्रण को क्षण भर के लिए भेद कर सतह पर आ जाता है। फ्रायड के अनुसार पैराप्रैक्सिस का गहरा अर्थ है वे सभी प्रकार की छोटी बड़ी गलतियां, बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, याद रखने में या कोई कार्य करने में, जिनके पीछे हमारा अवचेतन मन सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है। सतह पर इनका कोई स्पष्ट, सीधा या तार्किक कारण नजर नहीं आता, लेकिन फ्रायड का मानना था कि ये हमेशा किसी न किसी दबी हुई भावना, अतृप्त इच्छा, अस्वीकृत विचार या अनसुलझे मानसिक संघर्ष से अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है। ये हमारे आंतरिक जगत की बाहरी अभिव्यक्ति है। आइए पैराप्रैक्सिस के कुछ सामान्य प्रकारों को अधिक विस्तार से देखें। जुबान फिसलना, स्लिप ऑफ द टंग, लैप्सस लिंग्वे। यह शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार का पैराप्रैक्सिस है। आपने शायद कभी अनजाने में किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा कह दिया होगा जो आप वास्तव में कहना नहीं चाहते थे या जो उस संदर्भ में बिल्कुल अनुचित था, जैसे अपने बॉस को गलती से मां कह देना या किसी मित्र की नई कार की तारीफ करते हुए अनजाने में पुरानी प्रेमिका का नाम ले लेना, या किसी औपचारिक मीटिंग में गंभीर चर्चा के दौरान कोई मजाकिया या असंगत शब्द बोल देना। फ्रायड के अनुसार यह जुबान फिसलना अक्सर उस समय आपके मन में अवचेतन रूप से चल रहे वास्तविक विचारों, इच्छाओं या भावनाओं का एक सीधा संकेत होता है, जिन्हें आपका चेतन मन दबाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भूल जाना, फॉरगेटिंग, लैप्सस मेमोरिये। जब हम किसी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट को भूल जाते हैं, किसी परिचित व्यक्ति का नाम अचानक याद नहीं कर पाते या किसी से किया हुआ वादा निभाना भूल जाते हैं, तो यह सिर्फ सामान्य भूलने की आदत या याददाश्त की कमजोरी नहीं हो सकती। फ्रायड के अनुसार यह संभव है कि हमारे अवचेतन में उस व्यक्ति, उस घटना या उस वादे से जुड़ी कोई नकारात्मक भावना, अरुचि या अनसुलझा संघर्ष छिपा हो। शायद हम उस अपॉइंटमेंट में जाना ही नहीं चाहते थे या उस व्यक्ति से मिलने में हमें अंदर ही अंदर कोई झिझक थी। भूलना इस संदर्भ में एक अनैच्छिक बचाव तंत्र हो सकता है। चीजों का खो जाना या गलत जगह रखना, मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, लैप्सस मानुस। कभी कभी हम अपनी जरूरी चीजें जैसे चश्मे, चाबियां, मोबाइल फोन या वॉलेट कहीं रखकर भूल जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढने में परेशान होते रहते हैं। फ्रायड का मानना था कि यह आपात लापरवाही या असावधानी भी हमारे अवचेतन मन में चल रहे किसी आंतरिक तनाव, चिंता, किसी चीज या व्यक्ति के प्रति छिपी हुई असहमति या किसी जिम्मेदारी से बचने की अवचेतन इच्छा को दर्शा सकती है। शायद वह वस्तु हमें किसी ऐसी चीज की याद दिलाती है जिससे हम बचना चाहते हैं। गलत पढ़ना या सुनना, मिसरीडिंग, मिसहियरिंग। कभी कभी हम किसी लिखे हुए शब्द को कुछ और पढ़ लेते हैं या किसी की कही हुई बात को गलत सुन लेते हैं जो हमारे मन में चल रहे किसी विचार या इच्छा से मेल खाता है। उदाहरण के लिए किसी विज्ञापन में बिक्री, सेल की जगह रिहाई, रिलीज, PRH लेना, अगर आप किसी बोझिल स्थिति से मुक्त होना चाह रहे हों। फ्रायड का मूल तर्क यह था कि पैराप्रैक्सिस किसी न किसी रूप में हमारी दमित भावनाओं, अतृप्त इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों का अप्रत्यक्ष प्रतीकात्मक प्रकटीकरण होता है। हमारा अवचेतन मन उन विचारों और भावनाओं को किसी न किसी तरह बाहर लाने की निरंतर कोशिश करता है, जिन्हें हम सचेत रूप से दबाने या नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे होते हैं। हमारा चेतन मन एक सेंसर की तरह काम करता है, लेकिन कभी कभी, खासकर जब हम थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या हमारा ध्यान बंटा हुआ होता है, तो अवचेतन सामग्री इस सेंसर को भेदकर इन गलतियों के रूप में प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी सहकर्मी से मन ही मन बेहद नाराज हैं, लेकिन पेशेवर कारणों से अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करना चाहते, तो यह संभव है कि यह दबी हुई नाराजगी किसी अनजाने तरीके से आपके व्यवहार या शब्दों में झलक जाए। हो सकता है आप अनजाने में उसके सामने कोई अटपटा काम कर दें या बातचीत में कोई ऐसी बात कह दें जो सूक्ष्म रूप से अपमानजनक हो। हम अक्सर अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को लेकर शर्मिंदगी, झुंझलाहट या आत्म आलोचना महसूस करते हैं, लेकिन फ्रायड हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन पर ध्यान देना और इनका विश्लेषण करना हमारे लिए आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस और आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट का एक बेहतरीन और सुलभ तरीका हो सकता है। जब आप अपनी इन गलतियों को केवल दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक समझने के बजाय उनका अधिक गहराई से और ईमानदारी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, तो आप अक्सर पाएंगे कि ये आपके मन के अंदर छिपी हुई गहरी सच्चाइयों,
आपकी वास्तविक भावनाओं और आपकी अनकही जरूरतों की ओर महत्वपूर्ण इशारा कर रही है। अगर आप बार बार कोई विशेष चीज भूल रहे हैं तो रुककर खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज से या इससे जुड़े व्यक्ति या स्थिति से अवचेतन रूप से बचना चाह रहा हूं? क्या इसे लेकर मेरे मन में कोई तनाव या अरुचि है? अगर आपकी जुबान बार बार किसी विशेष संदर्भ में फिसलती है तो सोचें, क्या मेरे मन में कोई ऐसा विचार, भावना या इच्छा है जिसे मैं सचेत रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं या जिसे मैं अनजाने में छिपाने की कोशिश कर रहा हूं? इन सवालों के ईमानदार जवाब आपको अपने भीतर झांकने, अपनी प्रेरणाओं को समझने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक अनमोल अवसर देंगे। यह आत्मज्ञान की दिशा में एक ठोस कदम है। पैराप्रैक्सिस को समझने का एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह हमें बेहतर आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अधिक प्रभावी संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने में मदद कर सकता है। जब आप अपनी गलतियों के पीछे छिपे अवचेतन कारणों को पहचानने लगेंगे तो आप न केवल अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारिक पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी सुधार पाएंगे। आप अधिक सचेत और इरादतन तरीके से व्यवहार करना सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह पहचानते हैं कि आप अक्सर तनाव में अपनी भावनाओं को दबाने के कारण जुबान फिसलने जैसी गलतियां करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ और रचनात्मक तरीकों से व्यक्त करना सीख सकते हैं। इससे न केवल आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक स्पष्ट, ईमानदार और सशक्त संवाद स्थापित कर सकेंगे। यह समझना बेहद जरूरी है कि ये रोजमर्रा की गलतियां हमारी कमजोरी या मूर्खता का सबूत नहीं है, बल्कि वे हमारी जटिल और अद्भुत मानवीय प्रकृति का हिस्सा हैं और वे हमारी आत्मखोज की निरंतर यात्रा का एक अभिन्न अंग हैं। फ्रायड की यह अवधारणा हमें अपनी भूलों और चूकों को एक पूरी तरह से अलग, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और जिज्ञासु नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। हर बार जब आप कोई ऐसी गलती करते हैं, चाहे वह बोलने में हो, याद रखने में हो या कुछ करने में, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। यह एक संदेश हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपसे कुछ कहना चाहता है, आपका ध्यान किसी महत्वपूर्ण आंतरिक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता है। यह एक अवसर है खुद को थोड़ा और बेहतर समझने का, अपनी दमित भावनाओं को स्वीकार करने का और अपने जीवन को अधिक संतुलित, प्रामाणिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने का। याद रखें, पैराप्रैक्सिस केवल कष्टप्रद गलतियां और भूलें नहीं हैं, बल्कि वे मूल्यवान खिदड़कियां हैं जो आपके भीतर छिपे रहस्यों, इच्छाओं और संघर्षों को बाहर लाने का काम करती हैं। अपने हर कदम, हर शब्द और हर गलती में छिपे इन सूक्ष्म संकेतों को समझने की कोशिश करें। यही आत्मज्ञान की कुंजी है और यही जीवन को अधिक सचेत और सशक्त बनाने का एक व्यावहारिक रास्ता है। अध्याय 3, स्वप्न विश्लेषण, अवचेतन का शाही मार्ग, ड्रीम एनालिसिस, द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। क्या आपने कभी रात को देखे गए किसी अजीब, तर्कहीन या भावनात्मक रूप से तीव्र सपने से जागकर यह सोचा है कि आखिर इन सपनों का मतलब क्या होता है? क्यों कुछ सपने हमें गहरी खुशी, संतुष्टि या उड़ान भरने का एहसास देते हैं, तो वहीं कुछ अन्य सपने हमें तीव्र डर, चिंता, शर्मिंदगी या उलझन की भावनाओं से भर देते हैं? क्यों हमारे सपनों की दुनिया अक्सर इतनी विचित्र, असंगत और प्रतीकात्मक होती है? सिगमंड फ्रायड ने सपनों को मानव मन के सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए रहस्यों को समझने की शाही मार्ग, रॉयल रोड बताया। उनके अनुसार सपने केवल रात में दिमाग की कोशिकाओं की यादृच्छिक फायरिंग या दिन भर के अनुभवों के निरर्थक अवशेषों का मिश्रण नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन की अपनी एक विशेष भाषा हैं, एक ऐसी भाषा जो प्रतीकों, रूपकों और भावनाओं के माध्यम से हमसे संवाद करती है। फ्रायड का क्रांतिकारी सिद्धांत यह था कि सपने अनिवार्य रूप से हमारे दबे हुए विचारों, अतृप्त इच्छाओं, अनसुलझे संघर्षों और अस्वीकृत भावनाओं का प्रकटीकरण होते हैं। वे सभी मानसिक सामग्री जो हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की सतर्क निगरानी के कारण जागृत अवस्था में सीधे प्रवेश नहीं कर पाती। सपने एक तरह से हमारे अवचेतन के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं जहां वह अपनी कहानी कह सकता है, अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकता है और अपने डर को जी सकता है। फ्रायड ने यह विस्तार से समझाया कि हमारे सपने अक्सर हमारी दमित इच्छाओं का विकृत या प्रतीकात्मक प्रतिबिंब, विश फुलफिलमेंट होते हैं। जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारा चेतन मन, विशेष रूप से हमारा सुपर ईगो,
सामाजिक नैतिकता और नियमों का आंतरिक प्रतिनिधि, हमारे अवचेतन या आइड की आदिम इच्छाओं और आवेगों पर कड़ा नियंत्रण रखता है। यह उन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को दबा देता है जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, अनैतिक या हमारे आत्मसम्मान के लिए खतरा महसूस होते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो चेतन मन का यह सतर्क सेंसर या फिल्टर काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। इस डील के दौरान हमारे अवचेतन मन के गहरे कोने में दबे हुए विचार, दमित इच्छाएं, भूली हुई यादें और अनसुलझी भावनाएं अधिक स्वतंत्रता से सतह पर आने का प्रयास करती हैं। हालांकि वे सीधे और स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि वे सपनों के विचित्र, अक्सर तर्कहीन लगने वाले दृश्यों और कथाओं के रूप में भेस बदलकर बाहर आती हैं। यही प्रक्रिया हमें अपने भीतर छिपी उन गहरी इच्छाओं, गुप्त चिंताओं और अनसुलझे संघर्षों को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान करती है, जिनसे हम जागृत अवस्था में अनजान रहते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे सपनों की भाषा अत्यधिक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक होती है। हमारे अवचेतन मन में मौजूद वास्तविक विचार, इच्छाएं या संघर्ष, जिन्हें फ्रायड ने अप्रकट अंतर्वस्तु या लेटेंट कंटेंट कहा, सीधे सीधे सपनों में प्रकट नहीं होते। वे विभिन्न प्रतीकों, रूपकों, बिंबों और कभी कभी नाटकीय घटनाओं के माध्यम से रूपांतरित होकर प्रकट होते हैं, जिसे फ्रायड ने प्रकट अंतर्वस्तु या मैनिफेस्ट कंटेंट कहा, यानी वह सपना जैसा हमें याद रहता है। सपनों का विश्लेषण करने का कार्य इसी प्रकट अंतर्वस्तु के प्रतीकों को समझकर उसके पीछे छिपी अप्रकट अंतर्वस्तु यानी वास्तविक अर्थ तक पहुंचना है। उदाहरण के लिए, उड़ने का सपना, यह अक्सर स्वतंत्रता की गहरी चाहत, किसी बंधन या सीमा से मुक्ति की इच्छा या शक्ति और नियंत्रण की भावना को दर्शा सकता है। गिरने का सपना, यह असुरक्षा की भावना, नियंत्रण खोने का डर या जीवन में किसी स्थिति में असफलता के भय का प्रतीक हो सकता है। पानी का सपना, पानी अक्सर हमारी भावनाओं का प्रतीक होता है। शांत, साफ पानी भावनात्मक संतुलन या शांति को दर्शा सकता है, जबकि तूफानी, गंदा पानी दमित क्रोध, भय या भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत दे सकता है। पीछा किए जाने का सपना, यह अक्सर किसी ऐसी चीज, भावना, व्यक्ति, स्थिति से भागने की इच्छा का प्रतीक है जिसका हम जागृत जीवन में सामना करने से डरते हैं या बचते हैं। दांत गिरने का सपना, यह शक्तिहीनता की भावना, चिंता या अपनी दिखावट या क्षमता के बारे में असुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्रायड ने यह भी माना कि ये प्रतीक सार्वभौमिक हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत अर्थ सपने देखने वाले के अपने जीवन के अनुभवों, संघों और वर्तमान भावनात्मक स्थिति से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए सपनों की व्याख्या एक आकार सभी के लिए फिट प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अन्वेषण है। फ्रायड का दृढ़ विश्वास था कि सपनों का विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, हमें हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बनाने में मदद करता है। यह हमें उन अदृश्य धागों को देखने की अनुमति देता है जो हमारे जागृत जीवन के व्यवहार, भावनाओं और निर्णयों को हमारे आंतरिक छिपे हुए मानस से जोड़ते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से अपने सपनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उन गहरे विचारों, दमित भावनाओं और अनसुलझी इच्छाओं तक पहुंच पाते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, हमारी रचनात्मकता को अनजाने में प्रभावित कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने गहरे डरों, अपनी पुरानी असुरक्षाओं और अपनी दमित या अस्वीकृत भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अपराधबोध को पहचानने, समझने और अंततः उन्हें सुलझाने या एकीकृत करने का एक शक्तिशाली अवसर देती है। सपने केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक गूढ़ विषय ही नहीं है। वे हमारी आत्मा, हमारी रचनात्मकता और हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा का एक गहरा स्रोत भी हो सकते हैं। जब हम अपने सपनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देते हैं, उन्हें याद रखने का प्रयास करते हैं और उनके संभावित अर्थों पर विचार करते हैं, तो हम अक्सर अपने जागृत जीवन में नई स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और उद्देश्य पा सकते हैं। सपनों के माध्यम से आत्म अन्वेषण के कुछ संभावित लाभ इस प्रकार हैं। डर पर काबू पाना, डरावने या बुरे सपने, नाइटमेयर्स, अक्सर हमारे अवचेतन में गहरे बैठे डर, चिंता या अनसुलझे आघातों को दर्शाते हैं। इन सपनों का सामना करके और उनका विश्लेषण करके हम अपने डरों के मूल कारणों को समझ सकते हैं, उनका सामना करने का साहस जुटा सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं,
रचनात्मकता को जगाना। सपनों में दिखाई देने वाले विचित्र प्रतीक, असंगत संयोजन और अनोखी कहानियां अक्सर हमारी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को अभूतपूर्व रूप से प्रेरित कर सकती हैं। इतिहास गवाह है कि कई महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और यहां तक कि वैज्ञानिक भी अपने महत्वपूर्ण विचारों या कृतियों के लिए अपने सपनों से प्रेरित हुए हैं। जैसे सल्वाडोर डाली की पेंटिंग्स या केकुले द्वारा बेंजीन की संरचना की खोज। समस्या समाधान। कभी कभी सपने हमें उन समस्याओं का समाधान या दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं जिन पर हम जागृत अवस्था में अटके हुए महसूस करते हैं। नींद के दौरान हमारा मन अधिक स्वतंत्र रूप से विचारों को जोड़ता है, जिससे अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। आत्मसमझ और एकीकरण। अपने सपनों के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं, भावनाओं और संघर्षों को पहचानने से हमें खुद को अधिक समग्र रूप से समझने और स्वीकार करने में मदद मिलती है। यह हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फ्रायड का यह विचार अत्यंत प्रेरणादायक और सशक्त करने वाला है कि हमारे सपने हमें अपने बारे में वह सब कुछ सिखा सकते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में जानबूझकर या अनजाने में अनदेखा कर देते हैं या दबा देते हैं। अपने सपनों पर ध्यान देना, उन्हें गंभीरता से लेना और उन्हें समझने की कोशिश करना सच्ची आत्म जागरूकता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया आपको अपने गहरे डरों को पहचानने और उनका सामना करने, अपने अंदर छिपी अप्रयुक्त प्रतिभा और रचनात्मकता को जागृत करने और अपने जीवन को एक अधिक प्रामाणिक, संतुलित और बेहतर दिशा में ले जाने का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए अपने सपनों को केवल रात के समय होने वाली यादृच्छिक, अर्थहीन घटनाओं के रूप में मानकर अनदेखा न करें। उनके पीछे छिपे संभावित संदेशों को समझने का प्रयास करें। हर सपना आपको अपने भीतर झांकने, अपनी आत्मा की भाषा सुनने और अपने जीवन में कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण खोजने का एक अनूठा अवसर देता है। अपने सपनों को अपनी आत्मा का गोपनीय मार्गदर्शक मानें। वे आपको न केवल आपकी कमजोरियों, आपके संघर्षों और आपके अधूरेपन से अवगत कराते हैं, बल्कि वे आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं, आपकी गहरी इच्छाओं और आपकी वास्तविक क्षमता को भी उजागर करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ज्वलंत, भावनात्मक या बस अजीब सपना देखें, तो उसे हल्के में न लें। रुकें, उसे याद करने की कोशिश करें, उसे लिख लें, विचार करें। यह आपके अवचेतन मन का एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। अपने सपनों को लिखें, उनके प्रतीकों पर विचार करें, उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें और उनके माध्यम से अपने जीवन को नई समझ और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साहस करें। आपके सपने आपकी रचनात्मकता, आपकी प्रेरणा, आपके उपचार और आपके आत्मविकास का एक अनमोल, व्यक्तिगत और हमेशा उपलब्ध साधन है। बस आपको इसे समझने, स्वीकार करने और उपयोग करने की आवश्यकता है। अध्याय 4, सांकेतिक व्यवहार, जब हरकतें बोलती हैं। सिंबॉलिक बिहेवियर व्हेन एक्शंस स्पीक लाउडर। क्या आपने कभी अपने आप को किसी मीटिंग या तनावपूर्ण स्थिति में अनजाने में अपनी उंगलियां चटकाते हुए, अपने बालों को बार बार घुमाते हुए या अपने डेस्क पर रखे पेन को लगातार क्लिक करते हुए पाया है? या शायद आपने देखा हो कि आप जब चिंतित होते हैं तो बार बार अपनी घड़ी देखते हैं या किसी खास अंगूठी को अपनी उंगली पर घुमाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये छोटी छोटी, लगभग स्वचालित लगने वाली रोजमर्रा की हरकतें, जिन्हें हम अक्सर आदत कहकर टाल देते हैं, क्या वास्तव में आपके मन की गहरी परतों का कोई संकेत दे सकती है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे रोजमर्रा के कई कार्य और आदतें, जिन्हें हम सचेत रूप से कोई महत्व नहीं देते, केवल निरर्थक आदतें नहीं हैं। वे अक्सर सांकेतिक व्यवहार, सिंबॉलिक बिहेवियर होते हैं। ये वे व्यवहार हैं जो सतह पर तो सामान्य या अर्थहीन लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अवचेतन मन में छिपे गहरे विचारों, दमित भावनाओं, आंतरिक संघर्षों या अतृप्त इच्छाओं को प्रतीकात्मक रूप से उजागर करते हैं। जैसे पैराप्रैक्सिस, गलतियां और सपने हमारे अवचेतन के संदेशवाहक होते हैं, वैसे ही हमारे कई रोजमर्रा के व्यवहार भी अनजाने में हमारे आंतरिक जगत की कहानी कह रहे होते हैं। सांकेतिक व्यवहार उन क्रियाओं, आदतों या इशारों को कहते हैं जो हमारी दबी हुई इच्छाओं, अनकही चिंताओं, अनसुलझे संघर्षों या गहरी भावनाओं का अप्रत्यक्ष संकेत देती हैं। ये क्रियाएं अक्सर अनजाने में, लगभग स्वचालित रूप से होती हैं और हम शायद ही कभी उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ पर विचार करते हैं।
लेकिन फ्रायड का मानना था कि इन अर्थहीन लगने वाली क्रियाओं के पीछे भी अक्सर एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता है जो हमारे अवचेतन की स्थिति को दर्शाता है। आइए सांकेतिक व्यवहार के कुछ उदाहरणों और उनके संभावित प्रतीकात्मक अर्थों पर विचार करें। घबराहट या तनाव संबंधी आदतें। नाखून चबाना, यह तीव्र चिंता, असुरक्षा या दमित आक्रामकता का संकेत हो सकता है। उंगलियां चटकाना या पैर हिलाना, यह बेचैनी, अधीरता या फंसी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का एक अनैच्छिक प्रयास हो सकता है। पेन तोड़ना, कागज फाड़ना या मेज पर उंगलियां बजाना। अगर आप तनाव या हताशा में हैं तो यह आपकी आंतरिक बेचैनी, दमित क्रोध या विनाशकारी आवेगों का प्रतीकात्मक प्रकटीकरण हो सकता है। बार बार बालों को छूना या संवारना, यह आत्म आश्वासन की आवश्यकता या अपनी उपस्थिति के बारे में चिंता का संकेत दे सकता है। दोहराव वाले व्यवहार। बार बार घड़ी देखना, यह समय बीतने की चिंता, किसी आने वाली घटना के बारे में अधीरता या वर्तमान स्थिति से ऊब या भागने की इच्छा का प्रतीक हो सकता है। बार बार मोबाइल चेक करना, यह बाहरी सत्यापन की आवश्यकता, अकेलेपन का डर या दूसरों के साथ लगातार जुड़े रहने की गहरी इच्छा या लत को प्रकट कर सकता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाने, एफोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की चिंता का भी संकेत हो सकता है। अत्यधिक सफाई या व्यवस्था बनाए रखना, यह नियंत्रण की गहरी आवश्यकता, आंतरिक अराजकता या गंदगी के डर, शारीरिक या प्रतीकात्मक का संकेत हो सकता है। बार बार ताले या उपकरण चेक करना, यह असुरक्षा की भावना या किसी अनिष्ट की चिंता का प्रतीक हो सकता है। अन्य सांकेतिक क्रियाएं, किसी वस्तु जैसे अंगूठी, चाबी का गुच्छा से लगातार खेलना, यह चिंता को कम करने, खुद को शांत करने या किसी विशेष विचार या भावना पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका हो सकता है। वह वस्तु स्वयं भी किसी व्यक्ति, स्मृति या इच्छा का प्रतीक हो सकती है। खांसी या गला साफ करना जब शारीरिक कारण न हो, यह कुछ कहने की झिझक या किसी असहज विषय पर ध्यान आकर्षित करने का एक अनैच्छिक तरीका हो सकता है। कपड़ों का चुनाव या व्यक्तिगत शैली, यह भी सांकेतिक हो सकता है जो हमारे आत्मसम्मान, सामाजिक समूह से संबंधित होने की इच्छा या विद्रोह की भावना को दर्शा सकता है। इन छोटी छोटी, अक्सर अनदेखी की जाने वाली क्रियाओं के पीछे छिपे संभावित अर्थों को समझने से आप यह जान सकते हैं कि आपके अवचेतन मन की गहराइयों में वास्तव में क्या चल रहा है। फ्रायड का दृढ़ विश्वास था कि हमारा अवचेतन मन हमें लगातार सूक्ष्म संकेत भेजता रहता है, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता या अनभिज्ञता के कारण अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये संकेत केवल सपनों या गलतियों में ही नहीं, बल्कि हमारे इन रोजमर्रा के सांकेतिक व्यवहारों के रूप में भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या साक्षात्कार से पहले बार बार अपनी टाई या कॉलर को ठीक कर रहे हैं, तो यह केवल आपकी पोशाक को सही करने की क्रिया नहीं हो सकती। यह आपकी गहरी चिंता, सही दिखने या प्रदर्शन करने के दबाव या आत्मविश्वास की कमी का एक सांकेतिक प्रकटीकरण हो सकता है। इसी तरह, किसी बहस के दौरान अपनी बाहों को सीने पर कसकर बांध लेना केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह भावनात्मक रूप से खुद को बंद करने, बचाव करने या असहमति व्यक्त करने का एक सांकेतिक तरीका हो सकता है। इन सांकेतिक क्रियाओं और व्यवहारों को पहचानकर और उनके संभावित अर्थों पर विचार करके हम अपने अवचेतन मन की भाषा को समझना सीख सकते हैं। जब आप यह पहचान लेते हैं कि ये संकेत क्या कह रहे हैं, तो आप अपने गहरे डरों, अपनी अनकही चिंताओं, अपनी दमित इच्छाओं और अपने अनसुलझे संघर्षों से अधिक सचेत रूप से जुड़ सकते हैं। यह आत्मज्ञान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अपने सांकेतिक व्यवहार को पहचानना और उन्हें अधिक सचेत और सकारात्मक तरीके से बदलना या संबोधित करना आत्मविकास और भावनात्मक परिपक्वता की दिशा में एक बड़ा और व्यावहारिक कदम हो सकता है। यह आपको अपने व्यवहार के पीछे छिपे गहरे पैटर्न को समझने का अवसर देता है। जागरूकता पहला कदम है अपने इन व्यवहारों के प्रति जागरूक होना। ध्यान दें कि आप कब, कहां और किन परिस्थितियों में ये क्रियाएं करते हैं। विश्लेषण, खुद से पूछें, जब मैं यह करता हूं तो मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा होता हूं? यह क्रिया मेरे लिए क्या प्रतीक हो सकती है? यह किस गहरी जरूरत या भावना को व्यक्त कर रही है? सचेत प्रतिस्थापन, यदि कोई सांकेतिक व्यवहार नकारात्मक या हानिकारक है, जैसे नाखून चबाना या अत्यधिक मोबाइल चेक करना, तो उसे सचेत रूप से किसी अधिक सकारात्मक या स्वस्थ क्रिया से बदलने का प्रयास करें।
उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में बार बार पेन तोड़ते हैं तो इसे पहचानें और इसके बजाय कुछ गहरी सांसें लेने, थोड़ा टहलने या किसी शांत करने वाली गतिविधि में संलग्न होने का सचेत निर्णय लें। अगर आप चिंता में बार बार अपने मोबाइल को चेक करते हैं तो इसे एक संकेत मानें कि आपको शायद डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान या अपनी चिंता के मूल कारण को संबोधित करने की आवश्यकता है। स्वीकृति। कुछ सांकेतिक व्यवहार हानिरहित हो सकते हैं और केवल आपकी आंतरिक स्थिति का संकेत दे सकते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनके संदेश को समझना भी मूल्यवान हो सकता है। इससे न केवल आपका बाहरी व्यवहार बेहतर और अधिक नियंत्रित होगा, बल्कि आप अपने जीवन में अधिक आंतरिक संतुलन, शांति और आत्मसमझ भी पा सकेंगे। अपने रोजमर्रा के कार्यों और आदतों को अपने सचेत लक्ष्यों, मूल्यों और इरादों के अनुरूप बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रायड का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी हर क्रिया को, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे, ध्यान से देखें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या यह हमारे वास्तविक स्व, ऑथेंटिक सेल्फ, और हमारे जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित है या यह किसी अवचेतन संघर्ष या दमित भावना का परिणाम है। अपने कार्यों पर ध्यान दें। दिन भर में अपनी छोटी छोटी हरकतों और आदतों के प्रति अधिक जागरूक बनें। हर बार जब आप कोई दोहराव वाली या सांकेतिक क्रिया करते हैं तो उसे पहचानें और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। प्रतिबिंब करें। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर सोचें कि आपने आज कौन कौन से सांकेतिक व्यवहार किए और वे आपके अवचेतन मन, आपकी भावनाओं या आपकी जरूरतों के बारे में क्या बता सकते हैं। संरेखण का प्रयास करें। अपने हर कार्य और व्यवहार को अपने गहरे मूल्यों, अपने सचेत लक्ष्यों और उस व्यक्ति के साथ संरेखित करने की कोशिश करें जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आपके रोजमर्रा के कार्य और आदतें केवल गतिविधियां नहीं हैं, वे आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके आंतरिक संघर्षों का एक जीवंत आईना है। जब आप इन क्रियाओं के पीछे छिपे सांकेतिक अर्थों को समझने लगते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, अपनी जरूरतों को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत और विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। याद रखें, आपका हर कदम, हर हाव भाव, हर आदत, चाहे वह कितनी भी छोटी या अनजाने में क्यों न हो, आपके मन की गहराइयों से आने वाला एक संदेश हो सकता है। इन संदेशों को समझने और उन्हें सकारात्मक रूप से बदलने या एकीकृत करने की शक्ति आपके अपने हाथों में है। अपने सांकेतिक व्यवहार को अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें, यह समझने के लिए कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, और इसे अपने व्यक्तिगत विकास और कल्याण की दिशा में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। तो आज से ही अपने हर कार्य, हर आदत, हर अनैच्छिक हरकत को ध्यान से देखें, समझें कि यह क्या कह रहा है और इसे अपने जीवन को अधिक सचेत, संतुलित और बेहतर बनाने का साधन बनाएं। आप अपनी आदतों और व्यवहार को समझकर न केवल खुद को गहराई से जान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई, अधिक प्रामाणिक दिशा भी दे सकते हैं। यही सच्ची आत्मचेतना की ताकत है और यही एक खुशहाल, पूर्ण और संतुलित जीवन की कुंजी है। अध्याय 5, न्यूरोसिस और दमन, आंतरिक संघर्षों का बोझ, न्यूरोसिस एंड रिप्रेशन, द बर्डन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ पुरानी, बीती हुई बातें, कुछ दर्दनाक अनुभव या कुछ अनसुलझी भावनाएं आज भी आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन वे आपके मन के किसी गहरे अंधेरे कोने में दफन होकर भी बार बार किसी न किसी रूप में सतह पर आने की कोशिश करती हैं? शायद अस्पष्ट चिंता, मोमिंग भय, तर्कहीन चिड़चिड़ाहट या शारीरिक लक्षणों के रूप में। यह जटिल और अक्सर कष्टदायक मानसिक स्थिति, जिसे सिगमंड फ्रायड ने न्यूरोसिस कहा, उनके अनुसार हमारे भीतर चल रहे अनसुलझे आंतरिक संघर्षों, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का परिणाम है, और इन संघर्षों का मूल अक्सर दमन, रिप्रेशन की प्रक्रिया में निहित होता है। फ्रायड के अनुसार हमारी अवचेतन में दबी हुई भावनाएं, अतृप्त इच्छाएं और दमित, दर्दनाक यादें, जिन्हें सामूहिक रूप से रिप्रेस्ड इमोशंस एंड मेमोरीज कहा जा सकता है, हमारी मानसिक शांति और संतुलन को गंभीर रूप से भंग कर सकती हैं और अंततः न्यूरोसिस के विभिन्न लक्षणों का कारण बन सकती हैं। न्यूरोसिस कोई गंभीर मानसिक बीमारी जैसे साइकोसिस नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता से संपर्क बनाए रखते हुए भी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा की एक स्थिति है, जो अक्सर चिंता,
अवसाद या बाध्यकारी व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। फ्रायड का मानना था कि न्यूरोसिस तब पैदा होता है जब हमारे भीतर दो या दो से अधिक विपरीत या परस्पर विरोधी भावनाएं, इच्छाएं या आवेग टकराते हैं। यह संघर्ष अक्सर हमारे मन के विभिन्न हिस्सों के बीच होता है। उदाहरण के लिए, हमारी आदिम इच्छाओं आईडी और हमारी आंतरिक नैतिक संहिता सुपर ईगो के बीच, या हमारी इच्छाओं और बाहरी वास्तविकता की मांगों के बीच। इनमें से एक भावना, इच्छा या स्मृति इतनी असहज, दर्दनाक, शर्मनाक या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकती है कि हमारा मन, विशेष रूप से हमारा अहम या ईगो, उसे सचेत जागरूकता से बाहर धकेलने या दबाने, रिप्रेस की पूरी कोशिश करता है ताकि तात्कालिक मानसिक पीड़ा से बचा जा सके। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, यह दबी हुई रिप्रेस्ड भावना या सामग्री पूरी तरह से खत्म नहीं होती। यह केवल हमारे अवचेतन मन के गहरे तहखाने में छिप जाती है, जहां यह सक्रिय रहती है और अपनी ऊर्जा बनाए रखती है। वहां से यह विभिन्न अप्रत्यक्ष और अक्सर प्रतीकात्मक तरीकों से हमारी मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक स्थिति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का रास्ता खोज लेती है। यह दमित सामग्री न्यूरोटिक लक्षणों के रूप में वापसी, रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड, करती है। न्यूरोसिस के कुछ सामान्य लक्षण जो दमित संघर्षों का परिणाम हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं अत्यधिक चिंता या घबराहट, एंग्जाइटी, पैनिक। बिना किसी स्पष्ट बाहरी कारण के लगातार चिंता, बेचैनी या अचानक तीव्र घबराहट के दौरे, पैनिक अटैक्स आना, यह एक संकेत हो सकता है कि आपके भीतर कोई गहरा, अनसुलझा संघर्ष या दबा हुआ डर सक्रिय है। अवसाद या निराशा, डिप्रेशन, होपलेसनेस, लगातार उदासी, ऊर्जा की कमी, जीवन में रुचि का अभाव और निराशा की भावनाएं अक्सर दबे हुए भावनात्मक दर्द, हानि या क्रोध को स्वीकार न कर पाने या व्यक्त न कर पाने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। बाध्यकारी विचार या क्रियाएं, ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, मन में बार बार आने वाले अनचाहे, परेशान करने वाले विचार, ऑब्सेशंस, और उन्हें कम करने के लिए बार बार दोहराई जाने वाली तर्कहीन क्रियाएं, कंपल्शंस, अक्सर दमित इच्छाओं या अपराध बोध की भावनाओं से निपटने का एक विकृत तरीका हो सकती है। भय या फोबिया, फोबियाज, किसी विशेष वस्तु, स्थिति या गतिविधि से अतार्किक और अत्यधिक डर लगना, अक्सर किसी दमित दर्दनाक अनुभव या संघर्ष का विस्थापित, डिस्प्लेस्ड प्रतीक हो सकता है। शारीरिक लक्षण, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, बिना किसी झांत चिकित्सा कारण के लगातार सिर दर्द, पेट में दर्द, थकान या अन्य शारीरिक परेशानियां होना भी दमित भावनात्मक तनाव या संघर्ष का शारीरिक प्रकटीकरण हो सकता है। दमन, रिप्रेशन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक शक्तिशाली मानसिक सुरक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें दर्दनाक अनुभवों, असहज भावनाओं या अस्वीकार्य इच्छाओं के कारण होने वाली तात्कालिक मनोवैज्ञानिक पीड़ा से बचाना है। यह हमें अतीत की नकारात्मक घटनाओं को भूलने या नजरअंदाज करने में मदद करता है ताकि हम रोजमर्रा के जीवन में कार्य कर सकें। लेकिन फ्रायड ने चेतावनी दी कि दमन का एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट या नकारात्मक पहलू यह है कि यह दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा कहीं नहीं जाती। यह अवचेतन में जमा होती रहती है और समय समय पर अक्सर अप्रत्याशित और विघटनकारी तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दमित भावनाओं के कुछ संभावित प्रभाव हो सकते हैं। भावनात्मक प्रभाव, जब हम अपनी वास्तविक भावनाओं जैसे क्रोध, दुख, भय, ईर्ष्या को लंबे समय तक दबाते हैं तो वे धीरे धीरे विकृत होकर अस्पष्ट चिंता, स्थायी चिड़चिड़ाहट, गहरी निराशा या तीव्र असुरक्षा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। हम अपनी सच्ची भावनाओं से कट जाते हैं। व्यावहारिक प्रभाव, दबी हुई भावनाएं और अनसुलझे संघर्ष हमारे रोजमर्रा के निर्णयों, हमारे काम करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। हम अनजाने में उन स्थितियों या लोगों से बच सकते हैं जो हमारी दमित भावनाओं को ट्रिगर करते हैं, या हम अपने प्रियजनों पर अपनी दमित हताशा निकाल सकते हैं। लंबे समय का प्रभाव, अगर इन दमित भावनाओं और आंतरिक संघर्षों को पहचाना, समझा और सुलझाया न जाए तो वे न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं बल्कि लंबे समय में हमारी शारीरिक सेहत को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि मनोदैहिक लक्षणों में देखा जाता है। यह हमारे समग्र जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। फ्रायड की सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी सीखों में से एक यह है कि स्थायी मानसिक स्वास्थ्य
और भावनात्मक कल्याण के लिए हमें अपने दमन किए हुए विचारों, भावनाओं और यादों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। उनका मानना था कि केवल इन दमित सामग्रियों को सचेत जागरूकता में लाकर, उन्हें समझकर और उनसे जुड़ी भावनाओं को अनुभव करके ही हम अपने भीतर के अनसुलझे संघर्षों को वास्तव में सुलझा सकते हैं और सच्ची, स्थायी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस उपचार और एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल हो सकते हैं। आत्म जागरूकता और स्वीकृति। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी वास्तविक भावनाओं, विचारों और यादों को पहचानना और उन्हें बिना किसी निर्णय या आलोचना के स्वीकार करना, चाहे वे कितनी भी अप्रिय या नकारात्मक क्यों न लगें। यह समझना कि हर भावना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए होती है। आत्म प्रतिबिंब और विश्लेषण। ईमानदारी से अपने आप से यह पूछें कि आपके मन में क्या दबी हुई भावनाएं, इच्छाएं या अनुभव हो सकते हैं जो आपको वर्तमान में परेशान कर रहे हैं। अपने अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं, रिश्तों और अनुभवों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें और उन पर ईमानदारी से विचार करें। अपने सपनों, पैराप्रैक्सिस और सांकेतिक व्यवहारों पर ध्यान दें। वे अक्सर दमित सामग्री की ओर इशारा करते हैं। स्वस्थ अभिव्यक्ति। अपनी दमित भावनाओं को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ तरीके खोजें। यह किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या साथी से बात करके हो सकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को एक डायरी या जर्नल में लिखना भी बहुत मददगार हो सकता है। कला, संगीत, नृत्य या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में हिस्सा लेना भी भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। भावनाओं को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करना उन्हें दबाने या विनाशकारी रूप से बाहर निकालने से कहीं बेहतर है। पेशेवर मदद लेना। यदि आपकी भावनाएं बहुत गहरी, जटिल या दर्दनाक हैं, या यदि आप अपने दम पर उनसे निपटने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लेने से कभी संकोच न करें। मनोविश्लेषण या अन्य प्रकार की मनोचिकित्सा विशेष रूप से दमित सामग्री को उजागर करने और संसाधित करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। फ्रायड का यह गहन विचार हमें सिखाता है कि हमारी पुरानी यादें, हमारे दर्दनाक अनुभव और हमारी दमित भावनाएं केवल बोझ नहीं हैं जिन्हें हमें हमेशा ढोना है, बल्कि वे हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा हैं और वे हमें अपने आप को गहराई से समझने और अपने जीवन को अधिक प्रामाणिक और बेहतर बनाने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती हैं। जब आप साहसपूर्वक अपने अतीत की परतों को खोलते हैं और अपनी दमित सामग्री का सामना करते हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा डरते थे या जिन्हें आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे, वे वास्तव में आपके लिए असीम ताकत, लचीलेपन और ज्ञान का स्रोत बन सकती हैं। अपने डर का सामना करें। जो भी डर आपको रोकता है, आपको सीमित करता है, उसे पहचानें। उसके मूल को समझने की कोशिश करें। उसके बारे में ईमानदारी से सोचें और उसे स्वीकार करें। डर का सामना करना ही उसे कम करने का पहला कदम है और यह आपको सच्ची मानसिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। दर्द को शक्ति में बदलें। अतीत की मुश्किलें, संघर्ष और भावनात्मक दर्द आपके जीवन को आकार देने का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन्हें अपनी कमजोरी या शर्मिंदगी का कारण समझने के बजाय उनसे सीखें और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति, सहानुभूति और लचीलेपन में बदलें। आगे बढ़ने की प्रेरणा। अपने अनुभवों से, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, मूल्यवान सबक सीखें। उन्हें अपनी गलतियों को न दोहराने, बेहतर चुनाव करने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। याद रखें, अपने अतीत से भागना या अपनी गहरी भावनाओं को दबाना कभी भी स्थायी समाधान नहीं है। अपने भीतर छिपी हुई भावनाओं, यादों और अनुभवों का सामना करना निस्संदेह साहस का काम है और यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक भी हो सकती है, लेकिन अंततः यही वह मार्ग है जो आपको सच्ची मानसिक शांति, भावनात्मक स्वतंत्रता और आत्मस्वीकृति दिला सकता है। अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए अपने अंदर गहराई से झांकें। यह समझने की ईमानदार कोशिश करें कि आपके डर, आपकी चिंताएं और आपके न्यूरोटिक लक्षणों का असली कारण क्या है। यह आत्म अन्वेषण की यात्रा शायद आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपको एक नए, अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित व्यक्ति के रूप में आकार देगी।
अपने अतीत के भावनात्मक घावों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सहानुभूति के साथ गले लगाएं, उन्हें ठीक होने का अवसर दें और अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन को सच्ची खुशी, गहरे अर्थ और स्थायी संतुलन से भरें। आप अपने भीतर वह शक्ति और लचीलापन रखते हैं जो आपको किसी भी आंतरिक संघर्ष से बाहर निकाल सकती है और आपको पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बस खुद पर विश्वास करें, धैर्य रखें और अपने मन की गहराइयों को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। यही स्थायी आत्मसुधार और सच्ची मानसिक शांति की कुंजी है। अध्याय 6, संस्कृति और समाज। बाहरी दुनिया का आंतरिक प्रभाव। कल्चर एंड सोसाइटी, द इंटरनलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह तीव्र खिंचाव या तनाव महसूस किया है कि आप व्यक्तिगत रूप से जो चाहते हैं, जो महसूस करते हैं या जो बनना चाहते हैं, और समाज, आपका परिवार या आपकी संस्कृति आपसे जो अपेक्षा करती है या करने को कहती है, उनके बीच एक निरंतर खींचतान चलती रहती है। हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों और हमारे निर्णयों पर हमारे आसपास के समाज और संस्कृति का एक अत्यंत गहरा, व्यापक और अक्सर अदृश्य प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव केवल हमारी सचेत सोच तक ही सीमित नहीं रहता, यह हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में भी समा जाता है, हमारी पहचान और व्यवहार को अनजाने में आकार देता है। सिगमंड फ्रायड ने अपने काम में इस बात पर भी जोर दिया कि व्यक्ति का मानस निर्वात में विकसित नहीं होता। समाज के नियम, नैतिक मानदंड, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य हमारे अवचेतन मन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर हमारे सुपर ईगो के विकास के माध्यम से। सुपर ईगो हमारे भीतर माता पिता, शिक्षकों और समाज द्वारा सिखाए गए नैतिक मानकों और आदर्शों का आंतरिक प्रतिनिधि है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म, इतना क्रमिक और बचपन से ही इतना गहरा होता है कि हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन यह हमारे व्यवहार, हमारी इच्छाओं, हमारी शर्म और अपराध बोध की भावनाओं और समग्र रूप से हमारे व्यक्तित्व को निरंतर और शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है। हर समाज, हर संस्कृति अपने सदस्यों से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार, विश्वासों और मूल्यों की अपेक्षा करती है। ये सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक नियम हमें बचपन से ही औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सिखाए जाते हैं। स्कूलों में, घरों में, धार्मिक संस्थानों में और मीडिया के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य, क्या सफल माना जाता है और क्या असफल। यह शिक्षा, ये बाहरी संदेश धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारे जीवन के लगभग हर निर्णय, हर चुनाव, हर रिश्ते को अनजाने में प्रभावित करते हैं। समाज और संस्कृति अक्सर यह तय करने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन से सपने देखने चाहिए, कौन से करियर चुनने चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, कैसे दिखना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह बाहरी दबाव, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, हमारी व्यक्तिगत प्रामाणिक इच्छाओं, भावनाओं और आवेगों के दमन, रिप्रेशन की ओर धकेल सकता है। हम अपनी सच्ची इच्छाओं को दबाना सीख सकते हैं ताकि हम अपने समूह द्वारा स्वीकार किए जा सकें, दंड से बच सकें या सामाजिक अनुमोदन प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, करियर का दबाव। एक व्यक्ति जो कला या संगीत में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे समाज या परिवार द्वारा अधिक सुरक्षित या व्यावहारिक समझे जाने वाले क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग या चिकित्सा में जाने के लिए दबाव डाला जा सकता है, जिससे उसकी रचनात्मक इच्छाओं का दमन हो सकता है। लैंगिक भूमिकाएं। समाज द्वारा निर्धारित पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से या महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने से हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं का दमन होता है। रिश्तों की अपेक्षाएं। सामाजिक या पारिवारिक दबाव किसी व्यक्ति को ऐसे साथी से शादी करने के लिए मजबूर कर सकता है जिसे वे प्यार नहीं करते, या अपनी यौन अभिविन्यास को छिपाने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे गहरा आंतरिक संघर्ष और दुख पैदा होता है। समाज की मान्यताएं और पूर्वाग्रह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी ढालते हैं। हमारा अवचेतन मन अक्सर इन बाहरी मान्यताओं को बिना सवाल किए अपना लेता है, जिससे हमारी अपनी अनूठी इच्छाएं, हमारे व्यक्तिगत मूल्य और हमारी प्रामाणिक पहचान धुंधली या विकृत हो सकती है। हम समाज की नजरों से खुद को देखना शुरू कर सकते हैं, न कि अपनी नजरों से। इस प्रकार व्यक्ति की अपनी आंतरिक इच्छाओं, आवेगों और जरूरतों
और समाज द्वारा थोपे गए बाहरी मूल्यों, नियमों और अपेक्षाओं, सुपरईगो द्वारा आंतरिक रूप से प्रतिनिधित्व के बीच हमेशा एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष हमारे अवचेतन मन में गहरा तनाव, चिंता और अपराध बोध पैदा कर सकता है। हम अपनी सच्ची इच्छाओं और भावनाओं को दबाने की लगातार कोशिश करते हैं ताकि हम समाज द्वारा निर्धारित अच्छे, सफल या सामान्य व्यक्ति के सांचे में फिट हो सकें, ताकि हम स्वीकार किए जा सकें और प्यार पा सकें। लेकिन फ्रायड के विश्लेषण के अनुसार यह निरंतर दमन हमें सच्ची मानसिक शांति, आत्मस्वीकृति और प्रामाणिक खुशी से दूर कर सकता है। जब हम अपनी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं को लगातार नकारते हैं तो हम न केवल खुद से बिकिन हो जाते हैं, बल्कि हम न्यूरोटिक लक्षणों, असंतोष और जीवन में अर्थहीनता की भावना के शिकार भी हो सकते हैं। संतुलन बनाना, व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक जागरूकता के बीच तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें समाज और संस्कृति को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? फ्रायड ऐसा सुझाव नहीं देते, बल्कि फ्रायड की शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम व्यक्तिगत स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सांस्कृतिक सदस्यता, कल्चरल बिलोंगिंग के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह संतुलन हमें अपनी प्रामाणिक इच्छाओं और जरूरतों को पहचानने और व्यक्त करने की अनुमति देता है, जबकि साथ ही हम अपने समाज और संस्कृति के साथ सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह संतुलन प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करें। सबसे पहला कदम है अपनी सच्ची भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और मूल्यों को पहचानना। ईमानदारी से खुद से पूछें, यह इच्छा या विश्वास वास्तव में मेरा अपना है या यह समाज, परिवार या संस्कृति द्वारा मुझ पर थोपा गया है? अपने अवचेतन पर समाज के प्रभाव के प्रति सचेत बनें। आलोचनात्मक सोच अपनाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, अपेक्षाओं और मान्यताओं पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय उन पर सवाल उठाना सीखें। विचार करें कि क्या वे आपके व्यक्तिगत मूल्यों और कल्याण के साथ संरेखित हैं? क्या वे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और समावेशी हैं? प्रामाणिकता को गले लगाएं। अपने सच्चे स्व, ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी अनूठी इच्छाओं, प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों को स्वीकार करें और महत्व दें। अपनी पहचान को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करने के बजाय अपनी मौलिकता का जश्न मनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। समाज की अपेक्षाओं या सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह से नकारने के बजाय उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक रूप से अपने जीवन में एकीकृत करने का तरीका खोजें। उन पहलुओं को चुनें और अपनाएं जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों, और जो आपके विकास में बाधा डालें उन्हें सचेत रूप से चुनौती दें या संशोधित करें। सशक्तिकरण और योगदान। अपने सपनों, इच्छाओं और मूल्यों को गले लगाएं और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। जब आप खुद को गहराई से समझने लगते हैं और अपनी प्रामाणिकता में जीते हैं, तो आप न केवल अपने लिए एक अधिक पूर्ण जीवन बनाते हैं, बल्कि आप अपने समाज में भी अधिक सार्थक और सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। आप बदलाव के एक एजेंट बन सकते हैं। संस्कृति और समाज हमें एक निश्चित ढांचे, एक पहचान और अपनेपन की भावना प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया में हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी स्वायत्तता और अपनी आंतरिक आवाज खो दें। आप अपनी मौलिकता और प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए भी समाज और संस्कृति के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठा सकते हैं। अपनी खुद की आवाज सुनें, दूसरों की अपेक्षाओं और सलाहों को सुनें, लेकिन अंततः अपने दिल की आवाज, अपने अंतर्ज्ञान और अपने विवेक को प्राथमिकता दें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। उन सामाजिक या पारिवारिक दबावों से अपनी रक्षा करना सीखें जो आपकी भलाई या प्रामाणिकता के लिए हानिकारक हैं। नहीं कहना सीखें जब जरूरी हो। संवाद को बढ़ावा दें। अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों को दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और स्पष्ट रूप से साझा करें। समाज के नियम और मानदंड स्थिर नहीं होते, वे बदलते रहते हैं और आपके विचार और कार्य इस बदलाव को लाने में मदद कर सकते हैं। अपनी पहचान के प्रति ईमानदार रहें। ये समझें कि आपकी अनूठी पहचान, आपके व्यक्तिगत अनुभव और आपके अपने मूल्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दूसरों को खुश करने या सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए बदलने या छिपाने की कोशिश न करें। याद रखें,
समाज और संस्कृति हमें जीवन जीने के लिए कुछ उपयोगी दिशा निर्देश और संरचनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन यह अंततः हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी राह कैसे बनाते हैं, हम अपने मूल्यों को कैसे परिभाषित करते हैं और हम अपनी कहानी कैसे लिखते हैं। अपनी आंतरिक इच्छाओं और जरूरतों को समझकर और उन्हें सम्मानपूर्वक व्यक्त करके आप न केवल अपने भीतर एक स्वस्थ संतुलन बनाए रख सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने अवचेतन मन पर सांस्कृतिक प्रभावों को समझने और अपनी व्यक्तिगत प्रामाणिकता के साथ अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आप एक अधिक सशक्त, आत्म-जागरूक, लचीला और संतुलित व्यक्ति बन सकते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर और अधिक सार्थक बनाएगा, बल्कि यह आपको अपनी अनूठी पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति गहरा गर्व और संतुष्टि महसूस करने का अवसर भी देगा। तो समाज के नियमों और अपनी आंतरिक इच्छाओं के बीच एक सचेत और रचनात्मक सेतु बनाएं। अपनी संस्कृति की समृद्ध विरासत को अपनाएं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वायत्तता को भी संजो कर रखें। यही संतुलन आपको एक खुशहाल, प्रामाणिक, उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 7, व्यावहारिक अनुप्रयोग। रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रायडियन अंतर्दृष्टि। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, फ्रॉयडियन इंसाइट्स इन एवरीडे लाइफ। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत केवल अकादमिक अध्ययन या नैदानिक मनोचिकित्सा के दायरे तक ही सीमित नहीं है। उनकी गहरी और अक्सर क्रांतिकारी अंतर्दृष्टियां, विशेष रूप से साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में प्रस्तुत विचार, हमारे दैनिक जीवन को अधिक सचेत, सार्थक और संतुलित तरीके से जीने के लिए अत्यंत उपयोगी और व्यावहारिक हो सकते हैं। फ्रायड ने मानव मन के उन गहरे, छिपे हुए और अक्सर अनदेखे पहलुओं को उजागर किया जो हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और हमारी समग्र भलाई को निरंतर प्रभावित करते हैं। इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम फ्रायड की इन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों का उपयोग करके अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, अपने आंतरिक संघर्षों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अंततः एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, प्रामाणिक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। फ्रायड के विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब यह नहीं है कि हमें स्वयं या दूसरों का विश्लेषण करते रहना है, बल्कि यह है कि हम अपने अनुभवों के प्रति अधिक जिज्ञासु, चिंतनशील और ईमानदार बने। यह अपने भीतर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक प्रयास है। पैराप्रैक्सिस, गलतियां को संकेतों के रूप में देखना। फ्रायड के अनुसार पैराप्रैक्सिस या फ्रायडियन स्लिप्स, जैसे जुबान फिसलना, भूल जाना, चीजों को गलत जगह रखना, गलत पढ़ना या सुनना, वे अनजाने में हुई क्रियाएं या शब्द हैं जो हमारी छिपी हुई दमित इच्छाओं, विचारों, भावनाओं या संघर्षों का पर्दाफाश कर सकती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। जब आप या कोई और ऐसी गलती करे तो उसे केवल झुंझलाहट या शर्मिंदगी का कारण न मानें। रुकें और विचार करें, इस भूल के पीछे क्या हो सकता है? क्या मेरे मन में कोई ऐसी बात चल रही थी जिसे मैं कहना या स्वीकार करना नहीं चाह रहा था? यह भूल किस गहरी भावना या इच्छा की ओर इशारा कर सकती है? लाभ। यह तकनीक न केवल यह जानने में मदद करती है कि हम या दूसरे अवचेतन रूप से क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह भी समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन के किन हिस्सों, किन भावनाओं या किन संघर्षों को अनदेखा या दबा रहे हैं। जब आप अपने शब्दों और क्रियाओं और उनकी गलतियों को अधिक सचेत और जिज्ञासु रूप से देखना शुरू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की गहरी समझ पा सकते हैं और उन मुद्दों पर काम कर सकते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। यह आत्मज्ञान का एक सुलभ द्वार है। सपनों पर ध्यान देना और उनका विश्लेषण करना। फ्रायड का मानना था कि सपने हमारे अवचेतन के लिए शाही मार्ग होते हैं और उनमें छिपे प्रतीकात्मक संदेशों को समझकर हम अपनी गहरी भावनाओं, इच्छाओं, डरों और अनसुलझे संघर्षों का विश्लेषण कर सकते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ड्रीम जर्नल रखें। सुबह उठने पर अपने सपनों को तुरंत लिख लें, चाहे वे कितने भी फ्रैगमेंटेड या अजीब क्यों न लगें। विवरण, भावनाएं और मुख्य प्रतीक नोट करें। प्रतीकों और भावनाओं पर विचार करें। सोचें कि सपने के मुख्य तत्व, लोग, स्थान, वस्तुएं, क्रियाएं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या प्रतीक हो सकते हैं। सपने के दौरान आपने क्या महसूस किया? जागृत जीवन से संबंध जोड़ें।
क्या सपने की थीम या भावनाएं आपके वर्तमान जीवन की किसी स्थिति, चिंता या रिश्ते से संबंधित लगती हैं? लाभ: जब आप नियमित रूप से अपने सपनों पर ध्यान देते हैं और उनके संभावित अर्थों पर विचार करते हैं, तो आप यह पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या तनाव, क्या इच्छाएं या क्या असमंजस चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार किसी परीक्षा में असफल होने या देर से पहुंचने का सपना देखते हैं, तो यह आपके जागृत जीवन में प्रदर्शन की चिंता, अपर्याप्तता की भावना या किसी अवसर को चूकने के डर को दर्शाता हो सकता है। सपनों का विश्लेषण करने से आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, अपनी भावनात्मक जरूरतों को पहचान सकते हैं और उन मुद्दों पर काम कर सकते हैं ताकि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। 3. सांकेतिक व्यवहारों को पहचानना। जैसा कि हमने चर्चा की, हमारी कई रोजमर्रा की आदतें और अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे नाखून चबाना, पैर हिलाना, बार बार सफाई करना, हमारे अवचेतन मन की स्थिति का सांकेतिक प्रकटीकरण हो सकती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग: आत्म अवलोकन करें। ध्यान दें कि आप कब और किन परिस्थितियों में विशेष दोहराव वाले या घबराहट भरे व्यवहार करते हैं। अंतर्निहित भावना पूछें। जब आप वह व्यवहार कर रहे हों तो रुककर पूछें, मैं इस क्षण वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं चिंतित हूं, ऊब गया हूं, क्रोधित हूं या असुरक्षित महसूस कर रहा हूं? प्रतीकात्मक अर्थ पर विचार करें। सोचें कि यह क्रिया आपके लिए क्या प्रतीक हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्या अत्यधिक सफाई नियंत्रण की आवश्यकता का प्रतीक है? क्या बार बार मोबाइल चेक करना अकेलेपन के डर का? लाभ: इन सांकेतिक व्यवहारों को पहचानने और उनके पीछे की भावनाओं या जरूरतों को समझने से आप अपने व्यवहार के गहरे पैटर्न को समझ सकते हैं। यह आपको उन जरूरतों को अधिक सीधे और स्वस्थ तरीके से संबोधित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पहचानते हैं कि आप चिंता के कारण नाखून चबाते हैं, तो आप चिंता कम करने के लिए स्वस्थ तरीके जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान, व्यायाम अपना सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण और भावनात्मक विनियमन में सुधार करता है। 4. दमन, रिप्रेशन की संभावना को स्वीकार करना। फ्रायड के अनुसार हम सभी दर्दनाक यादों, अस्वीकार्य इच्छाओं और असहज भावनाओं को अवचेतन में दबाते हैं। यह समझना कि दमन एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हमें अपने स्वयं के और दूसरों के व्यवहार को अधिक सहानुभूति के साथ देखने में मदद कर सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग: अपने ट्रिगर्स को पहचानें। ध्यान दें कि कौन सी स्थितियां, लोग या विषय आपको अत्यधिक भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हैं। यह दमित सामग्री का संकेत हो सकता है। अपने प्रतिरोधों पर ध्यान दें। जिन विषयों पर आप बात करने से बचते हैं या जिन भावनाओं को आप महसूस करने से इनकार करते हैं, वे अक्सर उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जहां दमन सक्रिय हो सकता है। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। समझें कि दमन एक सुरक्षा तंत्र है। अपने पिछले या वर्तमान संघर्षों के लिए खुद को दोष देने के बजाय आत्मकरुणा और स्वीकृति का अभ्यास करें। लाभ: दमन की भूमिका को स्वीकार करने से हमें अपने स्वयं के तर्कहीन भयों, अत्यधिक प्रतिक्रियाओं या अस्पष्ट लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। यह हमें उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद करता है जहां गहरे उपचार और एकीकरण की आवश्यकता हो सकती है। यह दूसरों के जटिल या रक्षात्मक व्यवहार के प्रति भी अधिक समझ और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। 5. रिश्तों में अंतर्दृष्टि। फ्रायडियन सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे शुरुआती रिश्ते, विशेषकर माता पिता के साथ, और हमारी दमित भावनाएं हमारे वयस्क रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं। दूसरों के पैराप्रैक्सिस, सपनों, यदि वे साझा करते हैं, और सांकेतिक व्यवहारों को समझना भी सहानुभूति और गहरे संबंध बनाने में मदद कर सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग: अपने पैटर्न को पहचानें। अपने रोमांटिक, पारिवारिक और दोस्ती के रिश्तों में दोहराए जाने वाले पैटर्न पर ध्यान दें। क्या वे आपके अतीत के किसी अनसुलझे मुद्दे से जुड़े हो सकते हैं? दूसरों के व्यवहार को समझें। जब कोई प्रियजन रक्षात्मक, तर्कहीन या अत्यधिक भावनात्मक रूप से व्यवहार करता है, तो विचार करें कि क्या इसके पीछे कोई दबा हुआ डर, असुरक्षा या दर्द हो सकता है। यह निदान करने के लिए नहीं, बल्कि सहानुभूति विकसित करने के लिए है। संचार में ईमानदारी। अपनी भावनाओं और जरूरतों को, जिनकी आपने आत्मविश्लेषण के माध्यम से पहचान की है, अपने प्रियजनों के साथ अधिक ईमानदारी और स्पष्टता से साझा करने का प्रयास करें। लाभ:
फ्राइडियन अंतर्दृष्टि हमें अपने रिश्तों की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने, संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने और अधिक गहरे, अधिक प्रामाणिक और अधिक संतोषजनक संबंध बनाने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष: आत्मज्ञान से सशक्तिकरण तक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों, विशेष रूप से साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में प्रस्तुत विचारों का उपयोग करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए और एक अधिक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इन तकनीकों और दृष्टिकोणों को अपनाने से हम न केवल अपनी पहचान, अपनी प्रेरणाओं और अपने संघर्षों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को अधिक सचेत, इरादतन और संतुलित तरीके से जीने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन की भाषा, गलतियों, सपनों, प्रतीकात्मक व्यवहारों के माध्यम से को सुनना और समझना सीखते हैं, जब हम अपनी दमित भावनाओं का साहसपूर्वक सामना करते हैं और जब हम अपने व्यवहार पर संस्कृति और समाज के प्रभाव को पहचानते हैं, तो हम अधिक जागरूक, अधिक आत्मसंवेदनशील और अधिक प्रामाणिक बन सकते हैं। यह प्रेरक दृष्टिकोण न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और अनावश्यक पीड़ा को कम करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने, अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने और उसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। यह आत्मखोज की एक सतत यात्रा है जो हमें अधिक सशक्त, अधिक संतुलित और अधिक पूर्ण इंसान बनने की ओर ले जाती है। दोस्तों, इस विस्तृत चर्चा में आपने सिगमंड फ्रायड की कालजयी कृति साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के मुख्य विचारों को गहराई से जाना। हमने समझा कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी भूलें, गलतियां, सपने और आदतें केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आने वाले महत्वपूर्ण संदेश हैं। फ्रायड के अनुसार जो कुछ भी हम अनजाने में करते हैं, भूलते हैं या कहते हैं, उसके पीछे अक्सर कोई गहरा मानसिक कारण, कोई दबी हुई इच्छा या कोई अनसुलझा संघर्ष छिपा होता है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाएं हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति, हमारे अवचेतन विचारों और हमारी छुपी हुई, अक्सर अतृप्त इच्छाओं की ओर महत्वपूर्ण इशारा करती हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सचेत नियंत्रण से परे हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। और यही अदृश्य आंतरिक दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारी गलतियों में प्रकट होती है। यही कारण है कि फ्रायड ने हमें बार बार यह याद दिलाया कि अपने अवचेतन मन को समझना, उसकी भाषा को सीखना और उसके साथ एक स्वस्थ संवाद स्थापित करना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि एक अधिक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए भी अनिवार्य रूप से जरूरी है। इस पुस्तक और फ्रायड के व्यापक कार्य के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हमारे दैनिक जीवन के अनुभव केवल सतही या संयोगवश नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर गहरे छिपे हुए विचारों, इच्छाओं, संघर्षों और भावनाओं के जटिल ताने बाने के परिणाम होते हैं। अब अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इसने आपको अपने या दूसरों के व्यवहार को समझने में थोड़ी भी मदद की है, तो कृपया इस वीडियो या लेख को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इनसाइडर बुक स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे और भी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले वीडियो या लेख मिलते रहें। धन्यवाद। और याद रखें, आत्मज्ञान की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ें, अपने अवचेतन मन को समझने का प्रयास जारी रखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने सपनों पर ध्यान दें और अपने जीवन को एक सही, संतुलित और सार्थक दिशा में बदलें। आपके भीतर अपार शक्ति और संभावनाएं छिपी हैं, उन्हें खोजने का साहस करें।